हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में जो भी उद्योग थे उनके बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतिम टॉपिक यानी जनसंख्या एवं नगरीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसको हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। और जनसंख्या एवं नगरीकरण में वही है कि आपको इसमें क्या करना है, जो भी जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो फैक्ट है उनको देख लेंगे, बाद बाकी 2011 की जो जनगणना हुई है उससे संबंधित सारे आंकड़े हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जनसंख्या क्या होती है, यानी कि जनसंख्या की सटीक परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। सबसे पहले तो बात हो गई जनसंख्या की। ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? स्वीडन में। कब? 1749 में, यानी कि 1749 में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। किस देश में? स्वीडन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिए। ठीक है, फिर देखो दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कब? 1790 में। दशकीय जनगणना का मतलब होता है कि 10 साल में एक बार, जिस तरीके से भारत का पैटर्न है आप देखेंगे कि यहाँ पर हर 10 साल में जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो हुई थी अमेरिका में। और कब? 1790 में। अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में 1749 में। अब करें अगर हम भारत की बात, तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, उस समय भारत पर ब्रिटिश का अधिकार था, तो उस समय भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो तरीके के फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना, तो 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, यानी कि उसके बाद फिर जनगणना हमेशा होती रही, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। और तब किसका काल था? लॉर्ड रिपन का काल था। ठीक है, तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में, और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। आप दोनों डेट को बहुत अच्छी तरीके से याद करिए और लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के नाम को भी याद रखिए। और दशकीय जनगणना अमेरिका में पहली बार और व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन में पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं कि संविधान में जनगणना को लेके क्या दिया गया है, उसको भी थोड़ा देखना जरूरी है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जनगणना कराने का जो दायित्व है वो किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। यानी कि जो जनगणना कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। और किस अनुच्छेद में जनगणना कराने का वो किया गया है प्रावधान? तो वो है अनुच्छेद 246 में। तो 246 पर अपनी नज़र को बनाइए और जनगणना कराने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को दिया गया है, क्योंकि जो जनगणना है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? वो आता है संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, और इसको कौन देखता है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो जनगणना कराने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। और जनगणना कराने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 216 में
दिया गया है। बाद बाकी अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना का विषय किस सूची में उल्लिखित है, तो ये 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में जनगणना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखो, भारत में जो जनगणना है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जो जनगणना है वो किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? 1948 के तहत। अब उसके बाद देखो कि जो जनगणना संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी कि जनगणना संगठन जो जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो जनगणना संगठन है उसका जो सबसे उच्चतम अधिकारी होता है वो होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और जो जनगणना संगठन का उच्चतम अधिकारी होता है वो होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, जो ये महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है ये जनगणना के कार्य को निर्देशित करता है, यानी कि किस तरीके से जनगणना होनी है, किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में निर्देश देता है। और जो जनगणना के आंकड़े होते हैं उसको जारी करने के लिए भी ये महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जिम्मेदार है। अब देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे गोपाल स्वामी। ठीक है, इसको थोड़ा सा नाम आप याद रखिए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे गोपाल स्वामी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो लगातार पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अच्छा, जनसंख्या विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या विज्ञान को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। उसके बाद देखो, भारत में मृत्यु गणना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी कर्नाटक में। भारत में मृत्यु गणना की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। उसके बाद देखो, एक भारत का लक्ष्य है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि 2045 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, यानी कि जो जन्म दर होगी और मृत्यु दर होगी वो समान हो जाएगी। तो जनसंख्या अपने आप कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जैसे माने चलिए 1.5 अरब होगी तो वो 1.5 अरब पे ही रुक जाएगी और स्थिर हो जाएगी। कैसे होगी? अगर जन्म भी बराबर हो और मृत्यु भी एक बराबर अनुपात में हो तो क्या होगा? जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में यही लक्ष्य रखा गया था कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2045 तक स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी, यानी कि स्थिर हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2045 तक ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वो 2045 तक तो स्थिर नहीं हो सकती है। क्योंकि आप हाल ही के आंकड़ों में देखेंगे तो भारत ने जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, तो उसी सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को लग गया कि 2045 में तो ये जो आंकड़ा है इसको हम नहीं हासिल कर पाएंगे, तो फिर इसको क्या कर दिया है? 2070 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का अब एक नया मतलब क्या रखते हैं? नया टारगेट इसको रखा गया है कि 2070 में हम भारत की जनसंख्या को स्थिर रख लेंगे। ठीक है, पहले 2045 था, अब 2070 है। और किस नीति के तहत? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत। ठीक है, फिर अब देखो, जो वर्ष 1921 है इसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक
वर्ष की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किस वर्ष को दी जाती है, तो 1921 को। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इस दौरान जो जनगणना 1911 और 1921 की थी, उस दौरान क्या हुआ था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी और जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। तो देखो, जब से भारत की जनगणना होना स्टार्ट हुई थी 1881 से, तब क्या था कि जब जब भी जनगणना के आंकड़े हर 10 साल बाद जब जारी किए जाते थे, तो हमेशा जनसंख्या बढ़ती चली जाती थी। लेकिन इस 1921 की जनगणना में क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक दर्ज की गई, कितनी, -0.31%, ठीक है। और ये प्रतिशत हो गया, और कमी कितनी आई थी जनसंख्या में, 77 लाख की। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि जनसंख्या में कमी आ गई। तो इसीलिए इस 1921 को भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो 1921 को आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो, अब हम लोग देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना है, तो अगर हम 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए देखें, तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है, ठीक है। इसको समझना है थोड़ा कि अगर हम लोग 1872 से इसको काउंट करें, तो जो 2011 की जनगणना है वो है 15वीं। और अगर हम सिर्फ बात करें स्वतंत्र भारत की, तो ये कितनी, कौन सी भी है, 7वीं, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या 2000, जनसंख्या नहीं, यहाँ पर होगा जनगणना। तो जो जनगणना 2011 का शुभंकर है वो क्या है, वो है प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। और जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। दो चीजों पर फोकस करिए। शुभंकर जो था जनगणना 2011 का वो था प्रगणक शिक्षिका, और जो जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। इन सब चीज़ों पर भी फोकस करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन हमेशा आंकड़ों से पूछा जाए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी, बहुत से छोटे छोटे फैक्ट हैं, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए आपके, इन सब चीज़ों से भी खूब प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आपका ये दायित्व है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। अब सीधा हम लोग बात करते हैं जो भी 2011 की जनगणना के आंकड़े थे उनकी। तो यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता दूं, कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, इसे आपको पूरी तरीके से रटना होगा, ठीक है। तो 2011 के अनुसार हैं ये आंकड़े, ठीक है। आप अभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अब तो जनसंख्या इतनी हो गई है, अब जनसंख्या का घनत्व इतना हो गया है, शिशु लिंगानुपात इतना हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में अभी आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये जो जनगणना है, ये जो आंकड़े हैं, ये 2011 के अंतर्गत हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी बनता है वो हमेशा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार या फिर जनगणना 2011 के संदर्भ में, इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन में पहले ही लिखी जाती हैं, ताकि आप जो वहाँ पर अपना आंसर करें वो जनगणना 2011 के अंतर्गत ही करें, ना कि किसी लेटेस्ट डाटा के अनुसार, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फिगर यानी कि जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, मैंने पहले ही बता दिया है 2011 की जनगणना, तो मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार। अब मैं सीधा यहाँ पर फिगर आपको बताता चलूँगा, और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फिगर जनगणना 2011 के हैं। बाद बाकी आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि जब हर 10 साल पर आती है जनगणना के आंकड़े,
तो फिर इस वर्ष 2023 में हम लोग चल रहे हैं, तो फिर अभी तक आंकड़े क्यों नहीं जारी हुए? तो वो सारे अलग मुद्दे हैं। अभी जनगणना 2022 वाला जो काम है, सॉरी 2021 वाला जो काम है वो रुका हुआ है, किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो 2021 की जो जनगणना के आंकड़े हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके 2011 की जनगणना से ही मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, जिसमें 51.47% कौन है, पुरुष हैं, और 48.53% महिलाएं हैं, ठीक है। इनको मैं बार बार रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो को रिपीट मोड पे देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जनसंख्या हो गई 121 करोड़, 51.47% इसमें पुरुष हैं और 48.53% इसमें महिलाएं हैं। उसके बाद देखो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5%, ठीक है। उसके बाद देखो जनसंख्या में शीर्ष देश की बात करें तो चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में 5वें स्थान पर है, ठीक है। ये ब्राज़ील की विशेषता है और इनसे 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन इस फैक्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं शीर्ष जनसंख्या वाले राज्यों की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। शीर्ष जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात करें तो दिल्ली टॉप पर है, उसके बाद है पुदुचेरी और फिर है चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, फिर है दमनदीप व दादरा नगर हवेली में, ठीक है। पहले ये दोनों अलग थे, अब ये दोनों एक हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें आंकड़े 2011 के अनुसार देखने हैं, तो दमनदीप और उसके बाद दादरा नगर हवेली। फिर देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो कौन है, कुरुंग कुंभे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। उसके बाद देखो भारत में वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर पर है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो तो गिर रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है भारत की, तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद देखो शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य तो वो हैं हिमाचल प्रदेश और फिर है उड़ीसा। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले राज्य तो मिजोरम और फिर लक्षद्वीप। उसके बाद देखो शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, उसके बाद लक्षद्वीप। सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या तो वो है दिल्ली में। मलिन का मतलब होता है जो स्लम एरिया होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा झोपड़पट्टी टाइप के, तो वो सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ पर है, दिल्ली में। उसके बाद देखो अनुसूचित जाति की जनसंख्या को हम लोग देखें तो शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले पे उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। अब देखो अनुसूचित जाति जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशत वाले राज्य, यानी कि कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात हो रही है, तो पंजाब इसमें शीर्ष पर है, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार में। उसके बाद देखो मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति है, कितनी, 0.1%, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें, ये होता है SC,
शेड्यूल कास्ट और ये होता है एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं जनजाति की, ये बात थी जाति की। अब देखो शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। फिर देखो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशतता वाले राज्य, यानी कि वहाँ की टोटल जनसंख्या में शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत कितना है, तो सबसे आगे उसमें है मिजोरम, जिसमें कि कुल जनसंख्या में 94.4% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। फिर स्थान आता है नागालैंड का और फिर मेघालय का। ठीक है, उसके बाद देखो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। उसके बाद देखो देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.6%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 8.6%। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कि यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब देखो जनसंख्या घनत्व 321 से कितना हो गया है, 382, यानी कि 37 की वृद्धि हुई है। 2011 का जनसंख्या घनत्व हो गया कितना, 382, और पहले कितना था पिछली जनगणना में, 325। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 37। इस फैक्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सीधा ये नहीं पूछता है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि पिछली जनगणना की अपेक्षा 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ गया है, या फिर कितना कम हो गया है, या फिर कुल कितना अंतर है। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। तो सीधा फिगर मैंने आपको लिख दिया है कि जो 2001 में जनगणना हुई थी तब था 325, 2011 में 382 हो गया, तो यानी कि 37 की वृद्धि हो गई। उसके बाद देखो जनसंख्या घनत्व में शीर्ष राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर बिहार में 1106 लोग रह रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। फिर देखो जनसंख्या घनत्व में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली देखो भाई, दिल्ली में तो भीड़ है, तो एक वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में 11,320 लोग रह रहे हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान है और फिर है पुदुचेरी का स्थान। देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को देखो, तो अरुणाचल प्रदेश मात्र एक वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं। फिर स्थान आता है मिजोरम का, फिर सिक्किम का और फिर आता है मणिपुर का। उसके बाद देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। फिर देखो जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शीर्ष जिला जो है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली और फिर है चेन्नई। उसके बाद देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो दिबांग घाटी पहले पर और दूसरे पर सांबा। उसके बाद देखो 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 117 से अब हो गया है कितना, 382, क्योंकि भारत की जनसंख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 1951 में, यानी कि स्वतंत्रता के जस्ट बाद भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाद बाकी कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी बड़े बड़े औद्योगिक शहर होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, उधर बेंगलोर है, ठीक है, मुंबई है, पुणे है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में
पाया जाता है। बाद बाकी देखो, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइकनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आइसोपाइकनिक, समान घनत्व दर्शाने वाली रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और जो इसकी अगली और जो भारतीय भूगोल की अंतिम क्लास होगी उसमें हम इसके सारे डाटा को पढ़ लेंगे, और इसके साथ ही हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।